प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभिषेक दुबे एक बार फिर आपके सामने हूँ। हम 10th की इकोनॉमिक्स से कंटिन्यू कर रहे थे। अब मैं आपके सामने ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी इस चैप्टर को लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है और हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपके सामने है चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण। तो अर्थव्यवस्था तो आप पहले ही समझ चुके हैं, किसी देश की इकोनॉमी को क्या कहते हैं, पैसे का लेन देन, कितना ग्रोथ होता है, कितना डेवलपमेंट होता है, किसी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मनी और क्रेडिट का कितना रोल, कितना योगदान होता है किसी इकोनॉमी के आगे बढ़ने में। अब हम देखेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, उसका इंडियन इकोनॉमी से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसको जानने से पहले मित्रों हमें ये जानना है कि आखिर ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, जिसका रिलेशन हमारे इंडियन इकोनॉमी पर पड़ता है। तो हमें चैप्टर में कितने टॉपिक कवर करने हैं, एक शॉर्ट से जल्दी से इसको देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन, एमएनसीज क्या होती हैं, फैक्टर्स इनेबल ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से कारक हैं, और ग्लोबलाइजेशन या उदारीकरण क्या होता है, ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसका प्रभाव क्या है, और साथ ही साथ इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इतने टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो आइए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो मित्रों ग्लोबलाइजेशन एक वर्ड से बना है, ग्लोब। आपके सामने एक ग्लोब है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप विश्व में, इस दुनिया में को आप जल्दी से अपनी पहुंच के अंदर ले आओ, तो आप कैसे कर सकते हो, आप जहां वहीं पर जा सकते हो। बहुत कोशिश आप करेंगे, पूरा दिन यात्रा करेंगे तो कहीं दूसरे शहर में पहुंच जाएंगे। आपको भारत को ही जानने के लिए कई दिनों की यात्रा करनी पड़ेगी। तो पूरा विश्व हम कैसे अपने हाथों में समेट सकते हैं। तो आंसर आता है ग्लोब। अब देखिए ग्लोब अगर आप लीजिए तो आप अपने हाथों से पूरे वर्ल्ड को, पूरी कंट्री को छू सकते हैं। मतलब ऐसा एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी चीज जिसमें पूरा विश्व हमारे अंडर में आ जाए या हमारे पहुंच में आ जाए, उसी को ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहते हैं। अब डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय व्हिच द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर यूनिफाइड इनटू अ सिंगल सोसाइटी एंड फंक्शन टुगेदर। ऐसा प्रोसेस जिसमें विश्व के सभी व्यक्ति यूनिफाइड हो जाएं, एक हो जाएं, एक साथ काम करें, अर्थात एक दूसरे की पहुंच में आ जाएं। ये है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। कुछ बच्चे कहते हैं सर नोट्स किसका बनाए, तो नोट्स बेटा यही बनाना है। आपने ग्लोबलाइजेशन हेडिंग डाली और ये आप इसका आंसर लिख दिए, यही आपका सिंपल सा नोट्स हो गया। अब ये तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया। लेकिन हमें याद रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। तो हमें देखना है कि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की दृष्टि से ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण समझ में आ गया ना, ऐसा प्रोसेस जिससे पूरा विश्व हमारी पहुंच के अंदर हो जाए। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। एक पिक्चर पर आप निगाह डालिए, ढेर सारी कंपनी के नाम है, टाटा है, कैनवे है ना, नोकिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, डेल है, आप लोग इसका कंप्यूटर यूज करते हैं, इन्फोटेक है। ये पूरे देश दुनिया की कंपनियां हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि अगर आपको डेल का सामान लेना है तो आपको भारत में नहीं मिलेगा, आपको उसी देश में जाना पड़ेगा। नोकिया का फोन लेने के लिए क्या आपको फिनलैंड जाना पड़ेगा, या टाटा की गाड़ी लेने के लिए जापान वाले को इंडिया आना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है ना। सारी वस्तुएं, सारे प्रोडक्ट हर देशों में, हर जगह उनकी पहुंच है। हम इनको कहीं से भी ले सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं, इनकी उपलब्धता हर जगह है। तो इसी दृष्टि को देखते हुए आइए देखें कि क्या है इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इन अ मैटर ऑफ इयर्स आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। पिछले कई सालों में हमारा बाजार बदल चुका है पूरी तरह से। जैसा अभी आपने पिक्चर में देखा, देश दुनिया की बहुत सारी वस्तुएं, तमाम ब्रांड हमारी पहुंच के अंदर हैं। एमआई का फोन आप यूज करते हैं, चाइना का है। आप बड़ी बड़ी गाड़ियां यूज करते हैं, फोर्ड की गाड़ी आप चलाते हैं। इसके अलावा BMW देखते हैं, और कोरिया के फोन देखते हैं, आप सैमसंग देखते हैं, जापान की गाड़ियां देखते हैं। सब कुछ आपकी पहुंच में है। यहाँ तक कि आप कपड़े भी विदेशी ब्रांड के पहन लेते हैं।
दूर दूर के देशों की चीजें आपके बाजार में हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा बाजार इन पीछे कई सालों में, विगत वर्षों में एकदम पूरी तरह से बदल चुका है। पहले तो ऐसा नहीं था, देश दुनिया का हर तरह का सामान हर देश में उपलब्ध है। अब भैया ये कैसे है? तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन? अचानक से जो तेजी से बदलाव हुआ कुछ सालों में, अब सोचना है कि इसके पीछे कारण क्या है। क्या ऐसा हो गया कि पूरे विश्व में हर कंट्री का सामान आसानी से उपलब्ध है, बड़े बड़े फेमस ब्रांड हर जगह पाए जाते हैं। इसका आखिर में कारण क्या है? तो इसका कोई बड़ा कारण नहीं है, एक ही कारण है और वो है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक रूप से जो वैश्वीकरण होता है, पूरे विश्व की पहुंच एक दूसरे से हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू द इंटरनेशनल इकोनॉमी, किसी एक राष्ट्र की इकोनॉमी का अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी में क्या होना, इंटीग्रेशन होना, मिल जाना। कैसे, किसके थ्रू मिलती है ये? ट्रेड, व्यापार के थ्रू, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, जो विदेशों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, या कैपिटल फ्लो, जो धन का यहाँ से वहां तक बहाव है या पूंजी जो लगाया जाता है, माइग्रेशन एंड द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, लोगों का जो आना जाना है या तकनीकी का जो फैलाव है, आदान प्रदान है, इसी के थ्रू एक देश दूसरे देश की इकोनॉमी से मिल जाते हैं। और यही कहा जाता है आर्थिक वैश्वीकरण। मतलब कि जब व्यापार के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, लोगों के आने जाने के थ्रू, कैपिटल धन के यहाँ वहाँ जो पूंजी लोग निवेश करते हैं, इसके थ्रू एक इकोनॉमी से दूसरे इकोनॉमी का इंटरेक्शन हो जाता है, मिलान हो जाता है, तो यही कहलाता है आर्थिक वैश्वीकरण। अब सबसे बड़ी बात कि आर्थिक वैश्वीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है? तो दोस्तों वो रोल निभाती हैं एमएनसीज। अब एमएनसीज क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बाहर के कई देशों में काम करती हैं। कैसा काम करती हैं? ओन्स आर कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, जो उत्पादन को कंट्रोल करती हैं या प्रोडक्शन कराती हैं, उसका सेल करती हैं, एक देश में नहीं बल्कि एक से ज्यादा देशों में। अर्थात एक बड़ी कंपनी जो कई देशों में काम करे, उसके ऑफिस हो, उसके सेटअप हो, वो सामान बेचे। जैसे आप अपने शहर में देख सकते हैं, फोर्ड का शोरूम होता है ना, तो फोर्ड तो यहाँ की कंपनी है नहीं, फॉक्सवैगन का शोरूम होता है, वो जर्मनी की कंपनी है। तो जर्मनी की कंपनी इंडिया में शोरूम खोल करके सामान बेच रही है, यही तो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। आर्थिक रूप से सामान यहाँ से वहाँ पहुँच रहे हैं और पूरा विश्व हमारी पहुँच में है। जर्मनी की कार पे हम आराम से बैठकर घूम रहे हैं, है ना, जापान की कार पर हम बैठ के घूम रहे हैं, साउथ कोरिया के फोन हम चला रहे हैं, चाइना के फोन हम चला रहे हैं, अमेरिका के, इंग्लैंड के कपड़ों को हम पहन रहे हैं। यही है ग्लोबलाइजेशन। और ये कौन करता है? ये कंपनीज करती है बड़ी बड़ी, इनको मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस कहते हैं, क्योंकि ये एक से ज्यादा देशों में काम करती हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अब जो एमएनसीज होती हैं वो क्या करती हैं? अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज को सेट करती हैं, सेटअप करती हैं, स्थापित करती हैं, लगाती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कई देशों में काम करती हैं, वो अपने ऑफिस, अपने इंडस्ट्री उद्योग को या अपनी फैक्ट्री को, जहां पर वो कार का, कपड़े का, मोबाइल्स का और बहुत सारी चीजों का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वो लगाएंगे जगह जगह ना, तो वो लगाते हैं। अब बड़ी बात है कि वो कहाँ लगाएंगे भैया? ऐसे किसी भी देश में जाकर लगा देंगे तो वो देखिए कहाँ पर वो लगाते हैं। वो कहाँ पर लगाते हैं? जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, जहाँ पर जो लेबर हैं, जो श्रमिक हैं, वो सस्ते मिल जाए। श्रमिक मतलब ये मत समझिएगा कि जो ईंटा ढोते हैं केवल वही श्रमिक है। हम सब लोग श्रमिक हैं, क्योंकि हम श्रम करते हैं, लेबर करते हैं, वी आर लेबरर। तो ऐसा देश जहां पर, अब आप देखते होंगे कि अमेरिका में किसी कंपनी में कोई काम करता है तो उसको सैलरी ज्यादा मिलती है, सऊदी अरब में भी सैलरी ज्यादा मिलती है, इंडिया में सैलरी अमेरिका की तुलना में कम है। तो जब इंडिया का इंजीनियर कम पैसा लेगा और अमेरिका के इंजीनियर ज्यादा पैसा लेंगे, तो आप सोचिए कोई कंपनी अगर आपको सेट करनी हो तो आप इंडिया में लगाएंगे कि अमेरिका में लगाएंगे? भाई जहां आपकी बचत हो वहीं पर लगाएंगे ना। इसके अलावा क्या है कि अदर रिसोर्सेज और सारे रिसोर्सेज भी जहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाएं, जैसे बिजली हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, इस तरह के सारे रिसोर्सेज आप उस कंपनी से
रिलेटेड जितने रिसोर्सेज हैं वो उपलब्ध हों। तो जहाँ पर संसाधन रहेंगे, रिसोर्स रहेंगे, और जहाँ पर क्या होगा, सस्ते लेबर की अवेलेबिलिटी होगी, वहीं पर ये एमएनसीज अपने ऑफिस और फैक्ट्री को सेट करते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा भैया उनका? तो इससे दो तरह के फायदे होंगे, एक प्रोडक्शन कास्ट पर फायदा होगा और दूसरे उनके प्रॉफिट पर फायदा होगा। प्रोडक्शन कास्ट क्या होगी उनकी? घट जाएगी, कम रहेगी, जबकि प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब आप देखिए, वोडाफोन कंपनी बाहर की है, यहाँ पर बहुत सारे उसके ऑफिस हैं, कॉल सेंटर है, यहाँ पर लोग काम करते हैं, घंटों फोन से डीलिंग करते हैं। 5,000, 6,000, 8,000 में आदमी, बच्चे, लड़के लड़कियां मिल जा रहे हैं जो उनको 8-10 घंटे काम कर रहे हैं। अब अगर फ्रांस में, जर्मनी में सेट करना हो तो वहाँ वो लोग 25,000, 40,000 रुपए की मांग करेंगे, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है। तो जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बढ़ जाएगा और उनका प्रॉफिट घट जाएगा। तो जो एमएनसीज हैं वो ऐसी जगह अपने ऑफिस को, इंडस्ट्री को सेट करती हैं जहां पर चीप लेबर हो और रिसोर्सेज भी उपलब्ध हो, जिससे कि उनका प्रोडक्शन का कास्ट कम बढ़े और इससे उनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा लाभ कमाएंगी और हर देशों तक अपने सामान को पहुंचा सकेंगी। तो ये हो गया एमएनसी का रोल, एग्जाम में आ सकता है। अब देखें, फैक्टर्स इनेबल ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण ग्लोबलाइजेशन संभव हो पाता है। आखिर जो वैश्वीकरण आ रहा है वो तो एमएनसी ला रही है, लेकिन किस किस कारक से वो हो पा रहा है? तो वो कारक आपके सामने है। टेक्नोलॉजी, तकनीकी का जो विकास है, टेक्नोलॉजी के विकास के कारण ही ग्लोबलाइजेशन संभव है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए अमेरिका, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कुछ कह रहे हैं, आप तुरंत अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर उसको देख ले रहे हैं। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। आप तुरंत अमेरिका पहुंच गए नहीं, फिर भी वहां की खबर को सुन लिए। फीफा का वर्ल्ड कप आप देख लेते हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप आप देख लेते हैं, यही तो है टेक्नोलॉजी। रिमूविंग बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, जो बैरियर्स हैं, मतलब बैरियर का मतलब रुकावट, जैसे मुझे आगे जाना है, ये बैरियर है और मैं आगे ना आऊं, ये रोक दे मुझे, तो बैरियर को हटा देना, मतलब जो हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो तमाम रुकावटें उसमें आती हैं, उसको कम कर दिया जाता है, रिमूव कर दें, ताकि एक देश दूसरे देश में जाकर के अपने ट्रेड को कर सकें, अपनी कंपनी को सेट कर सकें। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी में भी आता है। दूरसंचार तकनीकी के द्वारा भी ग्लोबलाइजेशन संभव हो रहा है। इसके अलावा लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। अब ये सारे क्या हैं, इनको हम एक एक करके समझ लें। तो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आप समझ रहे हैं, यूट्यूब है, मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी है, इसके थ्रू हम, और ये तमाम कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, ये जो नई नई तकनीकी है, एक देश दूसरे देश से शेयर करते हैं अपनी तकनीकी को। इसके अलावा जो सूचना, दूरसंचार, इंफॉर्मेशन है, इसके थ्रू हम सभी देशों पर कनेक्ट रहते हैं। आज से ये अंगूठा ही काम करता है, कुछ भी एक क्लिक करिए, आप दुनिया के किसी भी देश पर पहुंच जाइए। कोविड-19 का खतरा चल रहा है, अगर आपको जानना है भैया कि फ्रांस में कैसी कंडीशन है, आप ऐप पर क्लिक करो, फ्रांस की कंडीशन जान जाओ। तो यही हमारा इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम पूरे विश्व में, पूरा विश्व हमारी पहुंच के अंदर आ जाता है और वैश्वीकरण हो जाता है। लेकिन हमें थोड़ा समझना है कि ये रिमूविंग बैरियर्स क्या है और लिबरलाइजेशन क्या है। हाँ, तो हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे कि कितने फैक्टर्स होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन पर असर करते हैं। तो टेक्नोलॉजी हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, ये हम जानते हैं और इसको समझ भी चुके हैं। अब ट्रेड और बैरियर्स के बारे में देखते हैं। तो ये देखिए लिखा है, वेरियस रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार को हटाने या बढ़ाने के लिए जो विविध प्रकार के रिस्ट्रिक्शन या रुकावटें लगाई जाती हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रेड बैरियर। गवर्नमेंट यूजेस ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। विदेश से जो व्यापार है उसको कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए सरकारें ट्रेड बैरियर का यूज करती हैं, और इससे ये डिसाइड होता है कि विच काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ दीस शुड कम इनटू द कंट्री। कितने तरह की चीजों को देश में आना है और कितना आना है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आपके घर मान लिया कि कोई मेहमान आता हो, अब अगर आप उसे अच्छी से अच्छी सुविधा दें, एक गेस्ट रूम आपने बनाया हो, गेस्ट रूम बना करके एसी में आप उसको रखिए, बढ़िया बढ़िया उसको भोजन कराइए, घुमाइए टहलाइए,
तो वो लोग खुश होंगे, आपके यहाँ रुकेंगे, ये भी कहेंगे कि भैया उनके यहाँ जाओ, बड़ी सेवा होती है, खुशी से आएंगे। लेकिन यदि आप उसको सोने की जगह मत दो, एक चारपाई दो कि भैया जाओ बाहर पड़े रहो, उसको कभी किसी को आप बुलाइए मत, कभी भूले भटके कोई आएगा तो बोलो अरे यार कितने रात में आए, अब तो मेरे यहाँ खाना नहीं बचा है, ऐसा करो 1-2 रोटी है आप उसको खा लीजिए और सो जाइए, कल सुबह खिलाएंगे। वो भाग जाएगा आपके यहाँ से। इसी तरीके से विदेशों से इन्वेस्ट जो है वो हमको निमंत्रण करना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है। हम उनको अच्छी सुविधाएं देंगे तो क्या देंगे भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे, उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी देंगे, उन पर टैक्सेस को एक लिमिट में लगाएंगे। इसके साथ जो डॉक्यूमेंशियल काम होता है, कागज पत्र वाला, बहुत लिखा पढ़ी मंत्रालय में दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, 1 साल लग जाए एक परमिशन लेने में, कौन कंपनी आएगी। तो इसको सब सरल कर दिया जाए, तो इन सब चीजों को कम कर दिया जाए तो ज्यादा लोग आएंगे। अब जैसे देखिए कोरोना का टाइम चल रहा है, अब कुछ दवाएं थी जो जरूरी है देश के लिए, तो सरकार ने क्या कहा कि इस दवा को कोई बाहर नहीं बेच सकता है, तो फॉरेन ट्रेड पर क्या लगा दिया, बैरियर लगा दिया, रुकावट लगा दी। सिंपल बैरियर यही है कि ये रुकावट है और आप आगे आइए और आगे जाने ना दिया जाए, आपको रोक दिया जाए, तो ये हो गया ट्रेड बैरियर। फिर जब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं और देशों को इसकी आवश्यकता है और हमारे पास तो ये दवा पर्याप्त रूप में, तो हम बेचकर कुछ इनकम भी कर सकते हैं और लोगों की भलाई भी कर सकते हैं, तो और कंट्रियों को फिर ये दवा को डिस्ट्रीब्यूट करना, निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया। तो जो हमारा इंपोर्ट है, जो हमारा एक्सपोर्ट है, उसको कौन कंट्रोल करता है, ट्रेड बैरियर्स। अब अगर मान लिया सूखा पड़ गया, इस बार अच्छा चावल नहीं हुआ हमारे यहाँ, तो क्या हमारी सरकार क्या करेगी, राइस के प्रोडक्शन नहीं हुआ, कम हुआ, तो क्या चावल को और बेचने देगी बाहर देशों में, नहीं, ट्रेड बैरियर हार्ड हो जाएगा कि आपको अब और से चावल नहीं बेचना है। क्यों, क्योंकि पहले हमको अपने कंट्री की जरूरत को पूरा करना है, और हमारे यहाँ बहुत प्रोडक्शन हुआ चावल का, तो भाई इतना चावल क्या करेंगे, बाहर के देशों में बेचो, पैसा कमा लो, तो ट्रेड बैरियर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा, रुकावटें खोल दी जाएंगी कि जाओ खूब सेल करो और देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करो। तो इकोनॉमी की ग्रोथ करने में, उसको डेवलप करने में, उसको सस्टेन करने में ये जो ट्रेड बैरियर्स हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। इसी से तय होता है कितनी वस्तु कब आएगी, कब नहीं आएगी, कब जाएगी और कब नहीं जाएगी। अब देखिए लिबरलाइजेशन क्या है, उदारीकरण क्या है। तो उदार होता है ना कि एक आदमी कोई बहुत क्रूअल है या गुस्से में मारता पीटता है, और कोई बहुत उदार होता है, आपने गलती की तो क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं। तो लिबरलाइजेशन इकोनॉमी से अगर हम रिलेट करें, तो आप कुछ व्यापार करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, बाहर के लोग इंडिया में अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बन जाइए, उदार, लिबरल बन जाइए। आओ भैया हमारे यहाँ ट्रेड करो, कितना, ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट दिखा दो, तुरंत पास कर दिया, जमीन चाहिए तो आपको जमीन मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था कर देंगे, आप हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो। ये लिबरलाइजेशन इंडिया में 1991 में शुरू हुआ है, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और हमारे प्यारे मनमोहन सिंह उस समय क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री थे। तब से हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन शुरू होता है। अब ये क्या है देखिए, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैज हेल्प्ड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इससे क्या होता है कि वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो और अच्छा हो जाता है। कैसे, क्योंकि इससे फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इजी हो जाता है, कोई भी आपके यहाँ आसानी से आकर के ट्रेड कर सकता है। पहले क्या था कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रियां बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन को इंपोर्ट करती थी, तो विदेशों से आपके यहाँ क्या होता था, इन्वेस्टमेंट कम आ पाता था। लेकिन improve the quality of domestic goods, these countries have removed the barriers। तो इन्होंने क्या किया, अपने बैरियर को रिमूव कर दिया, अपने आप की गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, और इस तरीके से लिबरलाइजेशन ने क्या किया, लिबरलाइजेशन बिकॉज़ नाउ बिजनेस आर अलाउड टू मेक देयर ओन डिसीजन ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो कुल मिलाकर ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, अगर समझा जाए तो इससे जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे डिसीजन पर हो जाता है, हम कितना करें, कैसे करें। विदेशों से लोग आ सकते हैं, हमारे यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाता है, बहुत सी तरह की छूट, कुल मिला के कहा जाए कि एक छूट मिल जाती है, जिससे हम
दूसरे देशों में जाकर ट्रेड करें और दूसरे देश के लिए हमारे यहाँ करके ट्रेड कर सकें और ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस इजी हो जाए, एक से दूसरे से सारे कंट्रीज इकोनॉमीज मिल जाएं और ग्लोबलाइजेशन हो पाए। अब अगर रिस्ट्रिक्शन बीच में रहेगा तो ये इकोनॉमी से इकोनॉमी मिलने नहीं पाएगी, रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया और ग्लोबलाइजेशन आसानी से हो जाएगा, लिबरल कर दिया गया, सारे कंट्री एक दूसरे से मिल जाएंगे, सबके प्रोडक्ट एक दूसरे जगह सेल होने लगेंगे। अब एक चीज और हम देखते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। देखिए एक ऐसा एरिया है जो डेवलप किया गया है कैसे जोन के रूप में, इकोनॉमिक जोन के रूप में। तो क्या होता है भैया, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल जोन्स बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू अट्रैक्ट फॉरेन ट्रेड। विदेशों से ट्रेड को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना, ऐसा इंडस्ट्रियल जोन बनाना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। तो लोग कब अट्रैक्ट होंगे, तो देखिए कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया विच है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। जब उनको वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी मिलेगी, देखिए अब खूबसूरत बिल्डिंग है, बढ़िया है, और क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा मिलेगा, वाटर मिलेगा, रोड मिलेगा, ट्रांसपोर्ट, भाई ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा तो सामान कहाँ से आएगा जाएगा, कंपनी के अधिकारी कर्मचारी कैसे आएंगे जाएंगे, स्टोरेज करने की क्षमता मिले, एजुकेशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, उनके जब कंपनी के लोग यहाँ पर रहेंगे तो उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे। तो एक ऐसा जोन बनाना जहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटी हो, रोड ट्रांसपोर्ट, बिजली पानी सारी सुविधा हो, ऐसा जोन बनाना बहुत जगह इंडिया में बन रहा है। तो वहाँ पर आकर के लोग अपने अपना ऑफिस सेट करते हैं ताकि उनके लोगों को, उनके एम्प्लॉयर्स को सारी हाई क्लास की सुविधा मिल सके, क्योंकि भैया वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे क्लास की। तो ऐसा भी जोन होता है जहां सारी सुविधाएं होती हैं, उसको कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब हम ग्लोबलाइजेशन समझ गए कि वैश्वीकरण है जब सारा विश्व हमारी पहुंच के अंदर हो जाए। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है, जब आर्थिक रूप से ट्रेड, व्यापार, इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड हमारे पहुंच में रहे, एक दूसरे की कंट्री से हमारा मिलन हो, हम एक दूसरे के सामान ले सकें, दे सकें, बेच सकें, जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकें। एमएनसी समझ गए कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कई देशों में अपने ऑफिस को सेट करती हैं, अपने फैक्ट्रीज को लगाती हैं, अपना प्रोडक्शन करती हैं और उनको सेल भी करती हैं। हम समझ गए कितने फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन के को सरल बनाते हैं, उनके लिए लाभदायक होते हैं। तो टेक्नोलॉजी हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, लिबरलाइजेशन हो गया, उदारीकरण, हम उदारीकरण कर दिए, हम छूट दे दिए तो लोग आने लगे, लोग जाने लगे, ट्रेड बैरियर्स को हमने कम कर दिया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया। इतने कारणों के नाते इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बड़ी आसानी से होने लगा। अब जब ये होने लगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो पूरे वर्ल्ड पर है उस पर और हमारे इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये प्रभाव हम अगले और अंतिम पार्ट में देखेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को भी दोस्तों को शेयर करिए। गर्मी का मौसम है, हम आराम से घर में रहें, पढ़ते रहें और खुश रहें।